दोस्तों, जन चौक के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच में रूपरेखा वर्मा जी, जो हमारे अभिव्यक्ति की आज के दौर की एक सशक्त आवाज है। इतिहासकार, साहित्यकार सुभाष कुशवाहा जी और बहुजन आंदोलन, प्रगतिशील आंदोलन की एक महत्वपूर्ण आवाज आज के दौर के लक्ष्मण यादव जी। रूपरेखा वर्मा जी हम लोगों के परिचय की पूर्व कुलपति रही हैं, लेकिन ये बड़ा परिचय नहीं है। बड़ा परिचय उनका ये है कि इस देश के प्रगतिशील आंदोलन और जन संघर्षों की साथी हैं। आज जिस विषय पर हम लोगों को बात करनी है वो राज्य का बढ़ता दमन और प्रतिरोध का सिलसिला। पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं उसने एक नया संकेत दिया है। वैसे ये जो भाजपा की सरकार है और जो इसका दमन चक्र औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर शुरू हुआ, लिंचिंग से लेके और सीबीसीआईडी ईडी तक, लेकिन अब इसका दायरा विस्तारित होता जा रहा है। दोनों अर्थों में, क्षेत्रीय अर्थों में विस्तारित होता जा रहा है। वहां मुंबई में अविनाश दास पर मुकदमा अहमदाबाद में दर्ज होता है, गुजरात में। गुजरात के जिग्नेश मेवानी पर मुकदमा दर्ज होता है असम में। और यहाँ हमारे दिल्ली में प्रोफेसर रतन लाल, लखनऊ में रविकांत जी, अभी असम में एक प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज हुआ। जब हम कह रहे हैं दायरा विस्तारित होता जा रहा है, तो ये दायरा क्षेत्रीय स्तर पर ही केवल विस्तारित नहीं हो रहा है, बल्कि सामाजिक समूहों के तौर पर भी विस्तारित हो रहा है। कभी किसी को, पहले दौर चल रहा था माओवादी के नाम पर, उसके पहले चल रहा था आतंकवादी के नाम पर, यानी मुस्लिम पर हाथ डालना है तो आतंकवादी के नाम पर, फिर माओवादी के नाम पर, नक्सली के नाम पर, फिर अर्बन नक्सल के नाम पर बहुत सारे लोगों को। उसके बाद एक नया चीज शुरू हुआ, लेकिन जैसे माना जाता था कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी हैं वो एक प्रतिरोध की ऐसी दीवार है तो सरकार उस पर हाथ ना डाले। यानी ये दलित बहुजन आंदोलन का एक बहुत ही प्रथम एजेंडा रहा है कि अगर कोई भी देश में जाति व्यवस्था की आलोचना करना चाहता हो, वर्ण व्यवस्था की आलोचना करना चाहता हो, तो वो हिंदू धर्म की आलोचना किए बिना वर्ण जाति व्यवस्था की आलोचना कर ही नहीं सकता है। वो हिंदू धर्म के ईश्वरों की आलोचना किए बिना वर्ण जाति व्यवस्था की आलोचना कर ही नहीं सकता है। यानी हिंदू धर्म की आलोचना पर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये है कि अब इस देश में वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की आलोचना हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वर्ण हिंदू धर्म का प्राण तत्व है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। यानी दायरा, कोई ऐसा दायरा नहीं है जो राज्य के दमन और जो अनौपचारिक दमन भी है, संघ के सांघिक संगठनों द्वारा जो अनौपचारिक दमन भी है, वो भी बढ़ रहा है। ऐसे दौर में हम बात कर रहे हैं। ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि सरकार जो डराने की कोशिश कर रही है और जितना दबाव बनाया जा रहा है, तो जैसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए लोग डर से जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उससे उबर करके और एक प्रतिरोध भी खड़ा हो रहा है। वो प्रतिरोध और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। बड़े प्रतिरोध भी पिछले दिनों हुए हैं। तो आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले अपने साथी लक्ष्मण से बातचीत शुरू करूंगा। मैं आपके सामने, मेरा सवाल ये है कि ये जो दमन का दायरा विस्तारित हो रहा है, वैचारिक तौर पर भी, क्षेत्रीय तौर पर भी, सामाजिक समूहों के तौर पर भी, राजनीतिक समूहों के तौर पर भी, और इसको इतना ही ना देखा जाए, उसमें भी अगर रतन लाल की गिरफ्तारी रात को होती है तो 15 लालू यादव के 15 ठिकानों पर छापेमारी भी होती है। हम एकदम पॉलिटिकल अपोनेंट के आवाज को बंद करने को भी हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं लक्ष्मण, और इसके प्रतिरोध की क्या हम कार्यनीति, रणनीति, और कैसे प्रतिरोध को व्यापक बनाए, हम क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ दा इस बातचीत में शामिल करने के लिए और इस इतने जरूरी विषय पर बातचीत आयोजित करने के लिए। निश्चित तौर पर जब भी दमन किसी भी किस्म का हो, उसके प्रतिरोध में कोई भी वक्त इतिहास का ऐसा नहीं रहा है जब उसका प्रतिरोध न हुआ हो, आवाजें न उठी हो। और लगातार पक्ष प्रतिपक्ष के इस विमर्श में, इस बाइनरी में हम पूरे इतिहास और अतीत को देखते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का बुद्ध का आंदोलन रहा हो या संतों का आंदोलन रहा हो मध्य भारत में मध्यकाल के दौरान,
यह एक समानांतर धारा पूरे इतिहास की चलती चली आ रही है। आज का दमन, मैं इस पूरी प्रतिरोध की प्रक्रिया को, दमन की प्रक्रिया को इस मायने में अलग मानता हूं, क्योंकि इस समय ऐसा लगता है कि सत्ता का चरित्र एक अपने आप में ही दमनकारी होता है। सत्ता बहुत संतुलित होती है तो दमन को न्यूनतम रखती है, बहुत उसकी गति को मध्यम रखती है। सत्ता जब आतताई रवैया अख्तियार कर लेती है या अपने विचार को बहुत तीव्र गति से आरोपित करना शुरू कर देती है, तो वो दमन बहुत तेज हो जाता है। वो दमन कई बार दिखता है, कई बार नहीं भी दिखता है। जैसे आप इस देश की शिक्षा को बर्बाद करिए तो वो दमन तुरंत नहीं प्रतिक्रिया में दिखेगा। शिक्षा के बर्बाद होने का असर धीरे धीरे दिखता है। जैसे रोजगार बर्बाद हो रहा है तो तुरंत दिखेगा, और किसी को जान से मारिए तो वो तुरंत आपके सामने दिखेगा। दमन कई प्रकार का होता है। हम जिस दमन की बात कर रहे हैं, अगर विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए हम लोग हैं, पठन पाठन से जुड़े हुए लोग हैं, तो यहाँ का दमन एक वैचारिक दमन है, जिसमें एक विचारधारा को बहुत हावी बनाकर आरोपित किया जा रहा है और उससे असहमत विचारधाराओं के ऊपर दमन किया जा रहा है। और यह इस मायने में भी अलग है क्योंकि इसको सत्ता संरक्षित कर रही है, पोषित कर रही है या प्रायोजित भी कर रही है कई बार। इसीलिए प्रोफेसर रविकांत का मामला हो, लखनऊ विश्वविद्यालय में हम जानते हैं कि उन्होंने किताब का रेफरेंस दिया, उन्होंने डिबेट में एक बात कही, आप उससे असहमत होते तो आप बहस करते, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से आप बहस कर सकते हैं, लेख लिखते, लेकिन उनको गाली मारने और उसको करने की साजिश, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उन्हीं के ऊपर मुकदमा हो गया। उसी तरह से अविनाश दास का, हमारे प्रगतिशील साथी अविनाश दास, एक फोटो शेयर करने पर उस सोशल मीडिया पर उनके ऊपर एफआईआर, अभी आपने गिनाया है, मैं बस इसकी प्रवृत्ति पर बात करना चाहता हूँ। प्रोफेसर रतन लाल की एक पोस्ट पर एफआईआर, उनको जेल डालना फिर बेल देना। अभी मैं खबर देख रहा हूं सिद्धार्थ की, बिहार के छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर दिनेश पाल, जो ओबीसी समाज से आते हैं, इनके ऊपर हमला किया गया है और इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका भी दमन किया जा रहा है बिहार में। तो ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी प्रोग्रेसिव वॉइस हैं, प्रगतिशील आवाजें, जो सत्ता की विचारधारा के प्रतिपक्ष में हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। दूसरी बात, अब आपके सवाल का ये पहलू कि अगर यह दमन है तो इसकी वजह क्या है? एक दमन तो वो होता है कि आप जिसके ऊपर नियंत्रण चाहते हैं, सत्ता जिस नियंत्रण के साथ चलती है कि जो भी नीतियां वो बनाती है उस पर कोई सवाल ना उठे, उनके विचार, उनकी सत्ता चलाने की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा हो, और काउंटर नैरेटिव, प्रतिपक्षी विमर्श समाज में स्थापित न हो। विश्वविद्यालय या बौद्धिक जमात एक ऐसी जमात होती है जो बौद्धिक जमीन पर, सांस्कृतिक और सामाजिक विमर्श की जमीन पर एक प्रतिपक्ष रचती है, और हमेशा से रची। कबीर ने भी रचा, रविदास ने भी रचा, फूले ने, अंबेडकर ने, भगत सिंह ने, सबने रचा और एक बौद्धिक प्रतिरोध रचा। लोहिया ने रचा बौद्धिक प्रतिरोध। विश्वविद्यालयों में मैं तो हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी में तो पूरी जमीन ही प्रतिरोध की जमीन रही है कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होंगे नृत्य मनसबदार, यहां से लेकर के कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पलैया टूटी बिसर गयो और नाम, और जाको मुख देखत तो खूब ताको कर परिणाम। सत्ता के प्रतिपक्ष में साहित्य हमेशा खड़ा रहा है, बड़ा बड़ा तबका साहित्य। यानी आज जो ये हमला हो रहा है, मैं इसे किन्हीं व्यक्तियों पर, किसी फिल्मकार पर, किसी प्रोफेसर पर हमले की तरह नहीं देख रहा हूं। मैं इसके गहरे निहितार्थ यह देख पाता हूं कि इस पूरे चरित्र पर जहां से सवाल पैदा होता है, जहां से विमर्श पैदा होता है, जहां से लोगों को बहस के जरिए समझाने की संभावना होती है कि एक प्रोफेसर एक बहुत बड़े तबके में एक चेतना पैदा करता है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, आप इसके प्रतिरोध में खड़े हो, आप आवाज उठाएं। वो सबसे बड़ी चुनौती होती है किसी भी दमनकारी सत्ता के सामने। इसलिए प्रोफेसरों को चिन्हित करना और इस तरह के बुद्धिजीवियों को चिन्हित किया जा रहा है, बाकी लोगों को डराया जा सके, उनकी आवाजों को खामोश किया जाए और प्रतिपक्षी विचारों को भी डिलेजिटिमाइज किया जाए। मुझे एक बहुत बड़े एक बहुत बहुत कम्बो इस पूरी प्रक्रिया में दिखता है, एक बहुत बड़ा तंत्र है जो मिल करके प्रतिपक्षी आवाजों के दमन में काम कर रहा है।
मैम, रूपरेखा वर्मा मैम के पास आता हूँ। आप तो खुद ही लखनऊ विश्वविद्यालय में आपके ऊपर ये आरोप करके एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ था कि आप छात्रों के संघर्ष को बढ़ावा वो दे रही हैं, उसको उकसा रही हैं, और लगातार इस तरह के थ्रेट में भी आप रही हैं। आप इस पूरी परिघटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं यादव जी की सारी बातों से सहमत होते हुए थोड़ा सा और इतिहास की तरफ, कि ये जो सारा तमाशा है, ये पूरी जद्दोजहद है, ये समतावादी समाज की ओर धीमे सही लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए जो हमारे समाज चल रहा था, उसको खत्म करने का पूरा कार्यक्रम है। हम सुकरात के जहर पीने से लेकर के ब्रूनो को जलाने, गैलीलियो को तंग करने से लेकर के अपने यहाँ शैव शाक्तों के बीच में युद्ध, खूनी संघर्ष से लेकर के हम बौद्धों को कुतर्क के शास्त्रार्थ पर आधारित करके उनको यहाँ से भगाने के सारे दुष्चक्र का इतिहास देखें तो फर्क हम ये देखते हैं कि जिन जमानों में, जिन युगों में ये सारे काम हुए, उनमें लोकतांत्रिक मूल्य अच्छे तरह से विवेचित होकर के, अच्छी तरह से देख परख के जनमानस में उभरे नहीं थे। चाहे जो देश हो, पूरी दुनिया में जनतांत्रिक मूल्य बहुत बाद में आए, नहीं तो राजा जो कि अपने को ईश्वर का एक प्रतिनिधि मानता था और किसी भी तरह के जुल्म कर सकता था, किसी भी लड़की को उठवा सकता था, और जो नरेशन है वो भी बहुत एकांगी जगह जगह होता है। चाहे जिस धर्म का राजा हो, 99% राजा तो उसी तरह के निकले, निरंकुश निकले, क्योंकि जनता की ताकत का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की चेतना बनी, गढ़ी गई और हम लोगों के मानस में उतरती गई, वैसे वैसे हमारा समाज, हिंदुस्तान के ही परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो आजादी पर के कुछ साल बाद जैसा हमारा संविधान बना, जिसमें जिस तरह के समतावादी समाज की कल्पना की गई, हमें याद होगा कि जिनके मानस पुत्र आज के हाकिम हैं, उन्होंने हमेशा इस संविधान का विरोध किया और जमकर निंदा की इस संविधान की। उन्होंने किसी भी सुधारवादी कदम को धर्म को नष्ट करने का प्रयास बताया। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, आपको पार्लियामेंट के उस समय के जो बहसों के कागजात हैं उसमें मिल जाएगा कि हिंदू कोड बिल जब पास हुआ, जिसमें कि विधवा को शादी करने का हक मिला और कई तरह के सुधार किए गए, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने सरेआम और बहुत कहना चाहिए तेज आंदोलन चलाया कि नेहरू, अंबेडकर वगैरह तो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो ये उस हिंदू धर्म को जो इनके कल्पना का हिंदू धर्म है, हमारी कल्पना का हिंदू धर्म में कुछ थोड़ा सा फर्क है, और हमारी कल्पना का इस्लाम भी थोड़ा फर्क है इनकी कल्पना से, और वही क्रिश्चियनिटी वगैरह। पर ये जिस तरह से हिंदू धर्म को समझते हैं और ये जिस तरीके के असमानतावादी समाज को जरूरी समझते हैं, वो लाने की कोशिश है। और उसके लिए बहुत जरूरी बात यह है कि कोई भी आलोचना ना हो, सिर्फ हम श्लोकों को रटें, समझने का कोई सवाल नहीं, दिमाग में ताला लगा दें। हम सिर्फ जो कहा है उसको रट करके, मान करके, दिमाग में ताला लगा करके हम केवल भजन कीर्तन करें, कोई सवाल ना उठाएं, कोई हम आलोचना ना करें, और हम गैर समतावादी समाज को बरकरार रहें, जिसमें कि चतुर्वर्ण है, जिसमें कि हर वर्ण के कर्तव्य और उनकी प्रिविलेजेस, उनकी भूमिकाएं वेल डिफाइंड हैं, और उसी के अनुसार ये देश बनाना चाहते हैं। आप याद करिए स्वतंत्रता संग्राम से पहले का और उसके बाद का लगातार जिस पार्लियामेंट के सीढ़ियों का पे माथा टेक करके हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में घुसे थे,
उसी समय हम लोगों को बहुत दिल में खटका हुआ था कि जिस प्रकार की विचारधारा से वो आए हैं, जिस तरह के कारनामे वो गुजरात में दिखा चुके थे, उनका पार्लियामेंट के सीढ़ी पे माथा टेकने का मतलब वो तो नहीं हो सकता जो जनता ने समझा था। तो ये लड़ाई समतावादी समाज और असमतावादी समाज, ये लड़ाई सोचकर, टीका टिप्पणी करके, आलोचना के अधिकार के साथ धर्म की बातों को और किसी भी दूसरी बात को स्वीकार करने या अंधभक्ति के बीच की ये लड़ाई है। और इस लड़ाई में केवल प्रोफेसर ही नहीं, अब मेरे तो आपने कुछ साल पहले की बात कोट की, सन 85 में ही मेरे ऊपर 2 मुकदमे लगाए गए थे और पूरा आरएसएस शहर का उसके पीछे था, और एक शब्द मेरी सपोर्ट में किसी सेकुलर इंसान की तरफ से भी नहीं आया था। उस समय किसी भी प्रगतिशील व्यक्ति ने मेरा साथ उस समय नहीं दिया था, लेकिन उसकी कोई शिकायत नहीं है मुझे। तो आप देखिए कि पहले अर्बन नक्सल्स के नाम पे कौन लोग पकड़े गए, सिर्फ एकेडमिशियंस ही नहीं, एकेडमिशियंस, एक्टिविस्ट जो गरीबों की हिमायत करते थे, जो दलितों की हिमायत करते थे, जो औरतों और मर्दों की बराबरी की बात करते थे, वो तमाम एनजीओज जो कि जम करके समतावादी समाज के लिए काम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर आज भी जेल में हैं। जबकि गोली मारो सालों को कहने वाले को छूट दे दी जाती है ये कह के कि उसने ये मुस्कुरा के बात की थी, और उठा सरेआम लाखों की भीड़ में हथियार उठा के मुसलमानों को मारने का आह्वान देने वाले को भी 1 हफ्ते के अंदर बेल मिल जाती है, और वो फिर इसी बात को दोहराता है जिसके लिए उसको पकड़ा गया था, और कुछ नहीं होता। वहीं पर जो लोग की गरीबों की हिमायत कर रहे थे, आदिवासियों की हिमायत कर रहे थे, वो 4-4, 5-5, 6-6 साल से जेल में पड़े हैं। तो ये लड़ाई उस लड़ाई से ज्यादा बड़ी है जो हमें ऊपरी तौर पर मालूम देती है। ये विश्वविद्यालय तक के प्रोफेसर तक ही सीमित नहीं है। कोई भी जो दिमाग का इस्तेमाल करता है वो खतरनाक इंसान है इस रेजिम के लिए। कोई भी जो दिमाग का इस्तेमाल करता है वो इस वर्तमान आरएसएस भाजपा रिजीम के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारे बीच में प्रतिरोधों के इतिहासकार सुभाष जी हैं। आप जानते हैं कि इतिहास की पहली किताब चौरी चौरा भी बड़े प्रतिरोध की कहानी कहती है, और दूसरी किताब जो अवध किसान विद्रोह भी, वो किसानों के प्रतिरोध का इतिहास है। सुभाष जी, आज जो राज्य का दमन है और जो इसका प्रतिरोध है, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आज की तारीख में देखें तो आज और इसका भविष्य क्या आपको दिखाई देता है? इस पूरी चीज को कैसे आप देख रहे हैं एक इतिहासकार के तौर पर? म्यूट है माइक। सॉरी, मैं देख नहीं पाया। मैं ये कह रहा था कि अभी पूर्व के हमारे दोनों वक्ताओं ने, डॉक्टर लक्ष्मण जी ने और डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी ने, दोनों ने बहुत अच्छी बातें कही, और वो पूरी बातें बिल्कुल साफ है कि अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने का जो मकसद है वो भारतीय इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ। भारतीय इतिहास, जिसको आप हिंदू इतिहास मुख्य रूप से कह लीजिए, मैं उसी पर केंद्रित करूंगा, क्योंकि बाकी जो इतिहास इसमें शामिल होते हैं वो इसको निखारते हैं। क्योंकि जो हिंदू इतिहास रहा है वो कुपमंडूक इतिहास रहा है, और सदियों से आपको एक कुएं के मेढक की तरह बनाकर रखा गया है। आप देखिएगा तो भारत में जितने लोग आए, इतिहास को खोजने आए, वो भारत में बाहर से आए, अंदर से बाहर कोई नहीं गया। इवन कि भारत को खोजने के लिए वास्तव डिगामा को आना पड़ता है कि भारत है कहाँ और इसका रास्ता कैसे है, दुनिया को कैसे जोड़ा जाएगा भारत को। मगिस्तीन, साइयान जो भी भारत में आते हैं भारत को पता करने के लिए कि ये कैसा देश है, कैसी संस्कृति। यहाँ का कोई आदमी बाहर गया हो, कुछ लिखा हो, ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ज्ञान विज्ञान की बात छोड़ दीजिए, किसी भी संस्कृति को विकसित करने का यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं दिया जाता रहा है। यही हिंदू संस्कृति रही है। और अपनी संस्कृति, जिसको संस्कृत कहते हैं, दरअसल वो उस ब्राह्मणवादी संस्कृति जिसमें जबरिया वैचारिक थोपने की बात होती है,
ये केवल वैचारिक क्रांति वो नहीं कर रहे हैं अपनी, वो जबरिया क्रांति भी कर रहे हैं। अभी आप जानते होंगे कि अभी एक खबर आई है कि अब पंडितों के सम्मेलन में तय किया गया है कि अब आपको जो दक्षिणा देना होगा और उन्होंने कहा कि आप लोगों को कन्विंस करिए वो दक्षिणा दें। अब इस पर भी सम्मेलन होने लगे हैं कि लोगों को दक्षिणा जबरदस्ती भी लिया जाएगा, कुछ दिनों में डंडे के दम पर भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर संस्कृति हमारी जो रही है वो बहुजन व्यापक आबादी को दमित करके उनके रक्त से अपनी खुशहाली को बरकरार रखने की संस्कृति रही है। इसलिए प्रोग्रेसिव संस्कृति नहीं रही है, इसलिए प्रोग्रेसिव बातों की अपेक्षा उनसे आप नहीं कर सकते। मुसलमानों के ऊपर जो अटैक होते हैं दरअसल वो मुसलमानों को तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बहुजनों को बाती के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जलाना तो बहुजनों को है ही, क्योंकि वो हिंदू धर्म के साथ उनको जोड़ा गया है जबरदस्ती सिद्ध के रूप में। लेकिन इस्तेमाल किया जाता है पहले मुसलमानों को आगे करके उनके रक्त के उनके तेल से इनको जलाना है, रास्ता मुसलमान बनाम बहुजन का है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और इतिहास को गड़बड़ करके बर्बाद करके गल्प और कहानियों में तब्दील करने की भी संस्कृति हमारी पुरानी रही है। कोई भी लिखित किताब मौजूद नहीं है, ऐतिहासिक किताब आपके पास। ये तो शुक्र बताइए कि मुगलों के आने के बाद और फिर अंग्रेजों के आने के बाद से इतिहास की कुछ किताबें आपके पास दिखाई देती है, गजेटियर दिखाई देते हैं। इसके पूर्व क्या है आपके पास? कोई कहानियां हैं कि हम कहाँ से पैदा हो गए, कैसे कैसे बने, किसने किसको मार दिया और कहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी गई, और तमाम कौन पुष्पक विमान बना ले रहा था, और तमाम चीजें हैं वो कहने की बात नहीं है जो गाथाओं में है, जो इनके वित्त में। वर्तमान दौर में देखिए भाजपा का ये मेरे ख्याल से जो दौर है तो पिछले दौर से बिल्कुल भिन्न है। इस दौर में उन्होंने तय कर लिया है कि बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि एक जो 2025 सामने है और उसके लिए जरूरी है कि जो भी लोग सोचने समझने की हैसियत रखते हैं या जिनके पास क्षमता है उसको या तो चुप करा दिया जाए या उनको किसी न किसी रूप में उनको प्रताड़ित कर दिया जाए कि वो मुख्य रास्ते से हट जाए। और आम जनता चूंकि अभी बौद्धिक रूप से उस रूप में सचेत नहीं हुई थी, उससे उनको कोई डर नहीं है। उनको लगता है कि भारत की जनता संगठित प्रतिरोध में बहुत दूर तक आगे तब तक नहीं जा सकती है जब तक कि उसको लीड करने वाला कोई एक तरह के प्रगतिशील नेतृत्व न मिले। चाहे अवध के किसान विद्रोह को देख लीजिए, व्यापक 12 जिलों में फैला हुआ किसान आंदोलन 2 साल के अंदर वो उसको रोक लिया गया, क्योंकि उसका नेतृत्व जिन लोगों ने लिया उसमें कुछ बहुजन नेतृत्व था, कुछ ऐसे नेतृत्व थे जिनके पास ऊर्जा थी, मदारी पासी से लेकर छोटा रामचंद्र तक। लेकिन कुछ ऐसे नेतृत्व उभारे गए, बड़ा रामचंद्र और इस तरह से स्वयं कांग्रेस के कुछ नेता, क्योंकि उसकी तेज को उसकी चेतना को नष्ट करके पूरा उसको कांग्रेस में समाहित करके खत्म कर दिया गया, कांग्रेसी आंदोलन में समाहित करके खत्म कर दिया गया। चौरी चौरा आंदोलन के साथ वही हुआ, भीलों के तमाम आंदोलन के साथ भी हम देखते हैं वही हुआ। तो दरअसल इस वर्तमान समय में अगर हम चाहते हैं कि जनता सड़कों पर उतरे और जनता अपनी आवाज उठाए और जनता प्रतिरोध करे, तो इसकी संभावना तब तक नहीं दिखाई दे रही है जब तक नेतृत्व हम ऐसा कोई विकसित नहीं कर लेते हैं। और नेतृत्व विकसित होना अभी गर्भ में है, अभी वो चीज हमारे सामने दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए वो काफी निर्भीक होकर वो आरोप लगा सकते हैं, आपको उठा के बंद कर सकते हैं, आपकी हत्या करवा सकते हैं, आपको मार सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रतिरोध दिखाई नहीं दे रहा। वो प्रतिरोध की स्थिति अगर यहाँ बनती तो जाहिर है कि एक अंकुश लगता और तब वो चीज नहीं होती। मुझे तो जो न्यायालयों की जो वर्तमान स्थिति है और जिस तरह से न्यायालय हस्तक्षेप कर रहे हैं, मुझे एक शेर याद आता है, वो मैं नाम शायर का नहीं जानता हूँ, हो सकता है भाई लक्ष्मण को याद हो, कि कातिल की ये दलील जो है, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो इस तरह से फैसले हो रहे हैं, इस तरह बात हो रही है और बड़ा कई बार बीच में आपको लगता है, आशा की किरण दिखती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। दरअसल वो संस्था अपने स्वयं को, अपने वजूद को एक विश्वास के रूप में जिंदा रखना चाहती है कि जनता में विश्वास बना रहे, उम्मीद हमारे ऊपर रहे
एकाएक प्रतिरोध कहीं ना पैदा हो जाए, इसलिए बीच बीच में कुछ सुधारवादी फैसले देती है। लेकिन मूलतः जहां पर वो जा रहा है फैसला उसका, आप देखिएगा तो फैसला भी जनता के विरुद्ध जा रहा है, वो हमारे आपके विरुद्ध जा रहा है, वो पठन पाठन के विरुद्ध में जा रहा है, जिसको लक्ष्मण जी बराबर बात करते हैं। अच्छा लगता है मुझे कि पढ़ाई लिखाई को आप बर्बाद करके करना क्या चाहते हैं? चेतना को नष्ट करना चाहते हैं। चेतना रहेगी तो सवाल करेगी, सवाल को बंद कर देना वो पूरी तरह से चल रहा है। और कुल मिलाकर कुछ लोगों की सत्ता को बहुतों की रक्त मज्जा से स्थापित करना है, ये इसका सिद्धांत है। और एक चीज बता दूं, आप वैश्विक दुनिया में जाकर अभी भी देखिए तो बात करने का सलीका है, दुनिया में सोचने का सलीका है, वो काफी एडवांस, काफी वैज्ञानिक है, बड़ी सभ्य हो चुका है छोटी दुनिया। हम वहां भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी संस्कृत जो आई है, सनातन संस्कृत लंबे समय से, वो ये सबको खंडित करती। आप बात करते की बात लीजिए, आप सोशल मीडिया पर जाइए, छोटी छोटी टिप्पणियों पर आप मुकदमा करके जेल दे रहे हैं। आप देखिए उसको किस तरह की गालियां दी जाती हैं, मां बहन के, और किस तरह के अंगों का प्रयोग कर करके गालियां दी जाती हैं। और सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सबके फोटो है, सबके आईडी है, उसमें से कितने के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ये कानून बना ना कि कोई फर्जी जो है न्यूज चलाएगा तो शेयर करेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? उनके जो कि गढ़ रहे हैं, जो फैक्ट्रियां लगा रखे हैं इसको गढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत दुखद है। और इस तरह से जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं प्रत्यंग सत्ता के लोग या प्रशासन के लोग, एक चीज याद रखना पड़ेगा कि इस कूप मंडूक में वो भी कूप मंडूक ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत विकसित हो जाएंगे। वो बहुजनों की हत्या करके या बहुजनों को एक तरीके से बांध करके वो नौकरी ले सकते हैं, कुछ सुख सुविधा ले सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जब तुलना करेंगे वो भी नीचे ही रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जैसा कि पहले भी हुआ। दरअसल एक कहानी मुझे याद आती है, संक्षेप में 1 मिनट में कहकर मैं बात खत्म कर दूंगा। दरअसल उन्हीं के मृतकों में कहानी आती है कि एक आदमी था, वो बड़ा अच्छा था, बहुत सुशील था, व्यवहार कुशल था। उसने शिव की वंदना की और उसने कहा कि प्रभु हमको धन संपदा दे दीजिए, घर दे दीजिए। उन्होंने दे दिया शिव ने। दूसरे बगल में एक थे पंडित जी, वो बड़ा जलते थे उससे, बड़ा दुखी हुए कि इसको सब कुछ मिल गया। तो उन्होंने भी वंदना उसी तरह पूछा कि तुमको कैसे मिला? तो उन्होंने कहा कि हमने शिव की वंदना की। तो उन्होंने शिव की वंदना की और कहा कि प्रभु हमको वो वर दीजिए जो उसको नहीं दिए, उससे ज्यादा हमको चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल उससे ज्यादा तुमको दूंगा, उसको जितना दिया हूं, जो वो मांगता था उसका दूना तुमको दूंगा, मांग लो। मैंने उसको एक चीज में दिया, एक बगला दिया, तुम मांगोगे तो तुमको 2 बगला दे दूंगा, क्या मांगते हो बोलो? तो बहुत देर सोचने के बाद से उस भारतीय संस्कृति के दिमाग से उसके जो पैदा हुई, उसने कहा, क्योंकि उसके घर के आगे, दोनों के घर के आगे एक कुआं था बीच में, तो उसने कहा कि प्रभु हमारी एक आंख फोड़ दीजिए। इसलिए कि उसने सोचा कि मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी के दोनों आंख फूट जाएगी और कुएं में वो गिर जाएगा, कम से कम एक आंख से हम जिंदा तो रह लेंगे। ये हमारी सोच रही है, ये हमारी हिंदू मानसिकता की सोच रही है। और इस तरह से बहुजनों का पूरा समूल नष्ट करके एक आंख से भी वो जिंदा रहना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया में वो सभ्य तो नहीं रहेंगे, विकसित नहीं रहेंगे और वो स्वीकार भी नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि आज की दुनिया वो ईसा पूर्व की दुनिया नहीं है, वैश्विक दुनिया है और सब ज्ञान विज्ञान सब जिंदा रहेगा, अब ये खत्म नहीं होने वाला यहाँ खत्म हो जाने से। तो इसलिए सबकी समीक्षाएं होगी, सारी किताबें जिंदा रहेगी, बाहर रहेगी, सबका मूल्यांकन होगा, इनका भी मूल्यांकन होगा। इसलिए इनके हित में भी नहीं है जितना जल्दी इसको छोड़ करके इस मुल्क को वो बर्बाद होने से बचाएं, यही अच्छा रहेगा, यही मैं सोचता हूँ। मैं अगले चक्र में थोड़े थोड़े संक्षिप्त 2-2, 3-3 मिनट में मैं लक्ष्मण आपके पास आता हूं कि इस पूरे दौर में जब हमला चौतरफा है और सभी सामाजिक समूहों की तरफ है और जितने भी प्रतिरोध की आवाजें जितने जितने कोने से आ रहे हैं उनके सबके खिलाफ हमला है। पहले लगता था कि एक दायरे तक ये हमला सीमित रहेगा, ऐसे में हमारी प्रतिरोध की क्या रणनीति हो लक्ष्मण, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 मिनट में आपसे जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ऐसा नहीं है कि जो हमला है वो कुछ लोगों तक है।
जो शेर सुभाष सर ने कहा कि वो भी अज्ञात है, उसका भी कोई बहुत उस तरह नहीं मिलता। और एक शेर या एक मतलब ऐसे भी है कि जो सर रखते हैं, सर के भीतर एक मगज रखते हैं, आजकल वो बड़ी मुश्किल में है। तो जो भी जहन रखता है, जो बुद्धि रखता है, जो तर्क करता है, वो लोग मुश्किल में है। इसे आसान करके यूं कहा जाए कि जो भी सवाल उठा रहा है वर्तमान निजाम के खिलाफ, उनकी नीतियों, उनके विचार के खिलाफ, वो सभी मुश्किल में है। ऐसा ना होता तो फेसबुक पोस्ट बेहद आपत्तिजनक हो तो आपने किसी को जेल में डाला, तो प्रोफेसर हैनी बाबू को जेल में क्यों डाला, उमर खालिद को जेल में क्यों डाला है? उनका तो कुछ अभी तक साबित भी आप नहीं कर पाए। तो ये एक दायरा जो दमन का है वो बहुत विस्तृत हो चुका है। जो भी सवाल उठा रहा है, जो प्रतिरोध बनकर खड़ा है, और उनमें भी मैं बात जब कर रहा हूं सामाजिक न्याय के लोगों की, प्रगतिशील और समाजवादी अम्बेडकरवादी लोगों की, तो ये हमला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि उनकी विचारधारा का जो गुब्बारा है हिंदुत्व का, उसके भीतर सुराख करने की पूरी संभावना इस विचारधारा में, क्योंकि जिस नाम पर वो गोलबंद करते हैं हिंदू फ्रेम में, वो असल में गोलबंद नहीं होता, वो क्रमशः टूटता है जब दलित की बात आती है, आदिवासी की, पिछड़े की, महिला की, वंचित शोषित की। तो ये जो वंचित शोषित 90% लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन, और उनमें भी डिप्राइव्ड सेक्शन, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका सवाल कर रहे हैं। हम जब इसका सवाल कर रहे हैं तो ये सवाल किसी सामाजिक न्याय का सवाल, किसी वर्ग का सवाल नहीं है, इस राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्र निर्माण का सवाल है। इसलिए हमारा सवाल पूरी संभावना लिए हुए है कि जब हम कह रहे हैं कि इन लोगों की शिक्षा बर्बाद हो रही है तो राष्ट्र बर्बाद होगा, ये सीधा सा सवाल है। तलवार और त्रिशूल के दौर में किताब और कलम की बात करना, राष्ट्र की बात करना है, इसलिए हमारे ऊपर हमला ज्यादा होगा। दूसरी बात, इसकी संभावना मैं यही देख रहा हूं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है सिद्धार्थ दा। वैचारिक संघर्ष है, वैचारिक संघर्ष में वैचारिक ईमानदारी और वैचारिक तेवर के साथ प्रतिपक्षी विचार को सामने रखना होगा। हिंदी पढ़ाते हैं हम कबीर को क्या सिलेबस से निकाल देंगे? कबीर तो खूब धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, रविदास तो खूब धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, और अभी सुभाष चंद्र कुशवाहा सर बैठे हुए हैं, जितना काम इन्होंने किया, देखिए इतिहास चिनुआ चाबे ने यूं ही नहीं लिख दिया कि शिकारियों के इतिहास में हिरणों की गाथाएं नहीं होती, इतिहास तो सत्ता प्रायोजित लिखवाया जा रहा है। इसीलिए अब CBSE का सिलेबस जो बदल पाया जा रहा है, जो नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, ये तो पूरे इतिहास को मिटा देने की है, महाराणा प्रताप को जिता देने की है। तो दमन का चक्र इस तरह से है। इसका विकल्प मुझे लगता है कि एक बड़ी एका, एक ऐसी एका जिसमें बहुजन विचारक, सामाजिक न्याय के लोग, प्रगतिशील लोग, संविधान में भरोसा रखने वाले लोग, समता व न्याय में भरोसा रखने वाले लोग, एक बेहतर दुनिया बनाने वाले लोग, जिन्होंने अपनी नाकें लंबी कर ली हैं और अपना दिल छोटा कर लिया है। नाक लंबी होने का अर्थ यह है कि हम सब 24 कैरेट तराजू लेकर तौलते हैं, शुद्ध अम्बेडकरवादी कौन, शुद्ध समाजवादी कौन, शुद्ध वामपंथी कौन, इसमें हम किसी को शामिल नहीं कर पाते और बिखरता जा रहा है हमारी एका। तो जो वंचितों की एका है, जो शोषितों की एका है, वही इस दमन से रोकेगी। जो सामाजिक न्याय और विचार के लोग हैं वही, क्योंकि केवल दमन को रोकना नहीं है, दमन का विकल्प भी देना है। कल को अगर कोई तंत्र बनेगा तो किस रूप में देश को चलाएगा। जो बड़े बड़े नाम हम ले रहे हैं आज की बहसों में, ये तो थोड़े वो लोग हैं जिन पर बहसें हो रही हैं। इस देश में आज सैकड़ों हजारों ऐसे लोग हैं जो सत्ता प्रायोजित दमन के शिकार हैं और हम उनका नाम भी शायद नहीं जानते, हम उन पर बात नहीं कर पा रहे, उनके मुद्दे नहीं उठ रहे। तो एक बहुत बड़ी सोशल कल्चरल मूवमेंट की जरूरत मैं देखता हूं, जिसमें वैचारिक स्पष्टता हो, जिसमें न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकजुटता हो। वह 90% एकजुटता बौद्धिक रूप से, जन आंदोलनों के रूप से, प्रतिरोध के रूप से, कविताओं के जरिए, सड़क के जरिए एक अपना प्रतिरोध दर्ज करे। हमारे हिस्से की लड़ाई हम लड़ें और बाकी लोग भी अपने हिस्से की लड़ाई लड़ें, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर संभावना हम प्रतिरोध में देख सकते हैं। थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग को सूचना होगी कि हमले के निशाने से दुश्मन बता रहा है कि वो किसके टारगेट में। जैसे कर्नाटक में हेडगवार के भाषण लगाए गए हैं सिलेबस में, तो भगत सिंह, पेरियार और नारायण गुरु सिलेबस से बाहर किए गए।
यानी वो जो निशाना वो बता दिए हैं, और वो बता रहे हैं कि किनको एकजुट होना है, किस वैचारिकी को एकजुट होना है। मैं मैम के पास आता हूँ। मैं संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसी विषय पर, हालांकि लक्ष्मण ने बहुत अच्छे तरीके से बात को प्रस्तुत किया, लेकिन जो बहुत सारे पहलू छूट जाते हैं कि हमारी आखिर आज प्रतिरोध की रणनीति क्या हो। मैम, आपको क्या लगता है इस लंबे जीवन के अनुभव, संघर्षों के अनुभव और पूरे चीजों की देखते हुए कि आज के दौर में हमारी प्रतिरोध की रणनीति क्या हो? जी, चंद सालों में ही पूरा देश का जो उलट पलट हो गया है, उसमें एक लंबी बात कहनी होगी, और ये भी कि प्रतिरोध के बजाय हमें और सकारात्मक शब्द भी विकल्प के लिए इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि हम पहले ही वक्त को से ज्यादा आगे चले गए हैं इस बैठक में। तो लंबी बात कहने के बजाय मैं केवल ये कहूंगी, मुझे फौरी तरीके से एकदम अभी तुरंत जो सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ा रोड़ा मालूम दे रहा है वो ये है कि जिस तरीके से न्यायालय अन्याय करने का काम कर रहे हैं, कंटेम्प्ट नोटिस मेरे पास आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे फौरी तरीके से तात्कालिक रूप से मुझे सबसे बड़ा खतरा इस बात का लग रहा है कि वो आखिरी दरवाजा जो हाड़ मास के हम इंसानों के लिए न्याय के लिए है, वहां पर लगातार कानून विरोधी यानी इस तरीके के जजमेंट्स आ रहे हैं जो कि कानून तोड़ने वालों के हित में जाते हैं और उपद्रव बना सकने की एक डरावने माहौल को बना सकने वालों के पक्ष में जाते हैं। तो फौरी तरीके से सबसे पहले हमें ये उपाय ढूंढना पड़ेगा कि हम न्यायालय की इस प्रवृत्ति से कैसे लड़ें। जो लंबी कहानी है कि हम सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर किस तरह की लड़ाइयाँ, किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाएं, हम किन कल्चरल टूल्स का इस्तेमाल करें, इसके लिए मुझे लगता है कि लंबी गुफ्तगू की जरूरत है। सुभाष जी, मैं अंत में बात आपके पास आता हूँ। जैसी एक चीज रही है कि जिसे हम बहुजन आंदोलन कहते हैं, बहुजन वैचारिकी कहते हैं, वो पूरी की पूरी वैचारिकी ही वो वैदिक काल से पहले से लेके आज तक वो सनातन धर्म, वेद और हिंदू धर्म, जिसको ब्राह्मणवाद भी कहते हैं, वही हिंदू धर्म भी है, वही सनातन धर्म भी है, जिसे आजकल हिंदू धर्म, उसे टकराने की रही। और आधुनिक काल में गुलामगिरी से देख करके डॉक्टर अम्बेडकर के रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म तक हम देखते हैं कि वो परंपरा चल रही है, और कांसीराम तक भी किसी न किसी रूप में वो परंपरा चल रही है। अभी जो हालिया हमले हुए हैं, इसमें देख रहे हैं कि एक बड़ा टारगेट इसको बनाया जा रहा है, और इसमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये हमला करने में, चुप कराने में सफल होते हैं, यानी देश में जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष की एक लंबी परंपरा है और हार जीत दोनों होती रही है, उन आवाजों को भी कुचल देने के लिए हमलावर हो गए हैं। थोड़ा सा लगता है कि शायद इन आवाजों पर हमला ना करें। आज की तारीख में पर्टिकुलर मुद्दे पर कुछ कह रहे? मैं सिद्धार्थ जी, बस मैं एक सेकंड के लिए, अगर आप क्षमा करें तो, एक इंटरवेंशन। हाँ, जी। कि लगातार सनातन धर्म की बात की जा रही है। जो सनातन धर्म में सुधार के नाम पर जो आर्य समाजी सेक्ट हिंदू धर्म में निकला था, उनके सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ लें। सनातन धर्म की राइटिंग्स में उतनी नफरत आपको नहीं मिलेगी दूसरों के लिए जितनी आर्य समाजियों में। और आर्य समाजी जो कि मंदिर, जो मूर्ति पूजा को कुफ्र मानते थे, कहीं इस्लाम से उनकी सहमति थी, वो आज मंदिर आंदोलन में सक्रिय हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और अरे, हमारी उनसे सहमति असहमति जो भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि आज की तारीख में आर्य समाजी भी अगर होते तो उनके साथ ये क्या करते। आज की ये स्थिति तो यहाँ पहुंच गई है। वो बिल्कुल उनके साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ। हाँ, वही उनके साथ है। तो सर, आप इसको आज की तारीख में बहुत संक्षेप में, मैंने हमारी प्रतिरोध के पूरे परिवेश में, कहीं कोई नक्सली के नाम पर, पहले मुसलमानों पर टारगेट किया गया आतंकी के नाम पर, फिर नक्सली के नाम पर, फिर आदिवासियों में काम करने वाले, दलितों के लिए काम करने वाले लोगों को माओवादी के नाम पर, फिर वह बौद्धिक इंटेलेक्चुअल आनंद तुमड़े जैसे, सुधा भारद्वाज जैसे लोगों को अर्बन नक्सल के नाम पर, अब किसी को अम्बेडकराई के नाम पर।
ऐसे में हमारा ठोस कार्यभार क्या है, बहुत संक्षेप में अगर बिंदुवार आप रख सकें तो हमारे। देखिए, बातें तो बहुत अच्छे ढंग से रखा है डॉक्टर लक्ष्मण ने भी और रूपरेखा वर्मा जी ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, और पहले भी कहा हूँ, नेतृत्व की बहुत जरूरत है किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। आप नागरिक प्रतिरोध की जो भी इकाई खड़ी करना चाह रहे हैं पूरे देश में, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास नेतृत्व होना चाहिए, और नेतृत्व जितना जल्दी हम विकसित कर ले वो ज्यादा कारगर होगा प्रतिरोध के लिए। मगर नेतृत्व की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, क्या मैं हस्तक्षेप करते हुए आपसे ये कह सकता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि जो सचेत हिस्सा है, जो चाहे वो बहुजन आंदोलन का हो, प्रगतिशील आंदोलन का हो, चाहे उदारवादी आंदोलन का हो, चाहे जो भी समाज का जो सचेत हिस्सा है, प्रगतिशील हिस्सा है, उसका भारत के व्यापक जन के साथ एकजुटता फिलहाल टूटी हुई है। तो इस एकजुटता को कायम किए बिना हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे क्या? इस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, वो एकजुटता टूटी हुई है और टूटी रहेगी जब तक। देखिए, एकजुटता बनती कैसे? एकजुटता बनने का हथियार था शिक्षा, वैचारिकी को वहां तक पहुंचाना। नहर के पानी को आप तालाब से निकालकर, एक बड़े झील से निकालकर गांव तक पहुंचाना था। तो पहुंचाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई, तब तक आपने उसमें बीच में बांध बांध के रोक दिया। अभी जुमा कुछ दशक आप पढ़ाई को ले रहे थे नीचे तक, उसको आपने रोक दिया। तो वो विचारधारा गांव तक गई ही नहीं है। इसलिए एक नेतृत्व की जरूरत है। तो नेतृत्व के कई स्तर की जरूरत है, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। और ये नेतृत्व विकसित करके तब हम जनता के बीच में जाएं, जनता को समझाएं। और ये समझाना भी बहुत आसान अब काम नहीं रहा कि वहां भी प्रतिरोध खड़े किए जाएंगे, उस रास्ते में भी पुल बांध दिए जाएंगे, और बाकी ये सारे तंत्र इस्तेमाल किए जाएंगे जो वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कई स्तर के आपके नेतृत्व की जरूरत है, और जब तक आप नेतृत्व नहीं तय करेंगे तब तक इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बगैर नेतृत्व की आप लड़ाई को नहीं बढ़ा पाएंगे, मेरा ये मानना। मैं शायद आप लोगों की बातों को अगर दो वाक्यों में कहना चाहूं कि दो जरूरतें हैं, जैसा कि सभी लोगों ने रेखांकित किया, दो बड़ी पुरजोर जरूरतें हैं। एक तो ये जरूरत है कि न्यूनतम सहमति के साथ, लक्ष्मण जिसको बार बार कह रहे हैं, न्यूनतम सहमतियों के साथ हम एक व्यापक एकजुटता कायम करें। जो भी इस देश में, जो लोग भी न्याय के पक्षधर हैं, जो भी वर्चस्व के खिलाफ हैं, जो भी समता के पक्ष में, एक तो पहला कार्यभार ये है। लेकिन इतने से भी एक कार्यभार पूरा नहीं होता। ये सारी एकजुटता हो जाएगी, लेकिन व्यापक जन के साथ अगर इसका जुड़ाव नहीं बनेगा, जिस पर सुभाष जी बार बार जोर दे रहे हैं, तो हमारे सामने दो काम। एक तो इन सारी प्रगतिशील शक्तियों की एकजुटता, और दूसरा एकजुट होते हुए व्यापक जन के साथ एकबद्धता। तभी शायद हम एक प्रतिरोध की बड़ी आवाज बन पाए। बातचीत बहुत ही सार्थक रही, और बहुत ही सलीके से आप सभी लोगों ने बहुत ही कम शब्दों में इतने अच्छे तरीके से रखा। आप सभी लोगों के प्रति मैं जनचौक की तरफ से, अपने तरफ से आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी लोग।